तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आईटी का पेपर डिस्कशन। तो ये जो पेपर है एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर आएगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि देखो भैया, हमने पहले पेपर डिस्कस की थी, वही सेम पेपर आता है। और आईटी के अंदर आप लोगों के टीचर्स ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारेंगे प्रीवियस ईयर को, या फिर जो सैम्पल पेपर है उसी को ही एज इट इज़ कॉपी पेस्ट दे देंगे। सो ये आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बस आप लोगों को एक काम करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा पीडीएफ के नाम से, वहाँ पे बस आपको क्लिक करना है। देन फिर उसके बाद में आपको हमारा सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसमें अपनी ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। फिर उसके बाद में सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में आपको आपके जो डीएम है वहाँ पर आपको आसानी से जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो मिस मत करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दो सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक रहेगा सेक्शन ए जो कि 24 मार्क्स का रहेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में दूसरा सेक्शन बी जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये 26 मार्क्स का है। अब देखो, अब इसमें अलग अलग है, सभी का अलग अलग वेटेज है, बहुत सारा आपका सिलेबस। और आपको अगर फास्ट रिवीजन करना है कि भैया एक बारी के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज करवा दो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं उस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, ये रही वो वीडियो, आईटी का फुल सिलेबस रिवीजन है। अब आप यहां पर साथ में देखोगे कि आपको यहां पर नीचे चैप्टर्स इधर देखने को मिलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पढ़ना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मिल जाएगी, डेटाबेस आपको मिल जाएगा, डीबीएमएस आपको मिल जाएगा, वेब एप्लीकेशन, वेब सिक्योरिटी, जो भी आपके सिलेबस में आ रहा हो वो आप इसे एक वीडियो से खत्म कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो जाकर के देख लेनी है। और जिनका भी भैया एआई है या फिर जिनका कंप्यूटर एप्लीकेशन है उनका भी पेपर जल्दी ही आएगा, तो वो भी सब्सक्राइब करके रखना। सो अब और एक और छोटी सी बात, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, पेपर आपको ऑटोमेटिकली लिंक मिल जाएगा इस पेपर का जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते। तो देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे पास में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि आपका जो पेपर आएगा उसमें कोई भी आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे 6 में से, और ये यहाँ पर इंप्लॉयमेंट स्किल से रिलेटेड रहेगा सबसे फर्स्ट। तो देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस के ऊपर अच्छी बातचीत होना जरूरी क्यों है। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर आप आपस में बातचीत अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप क्या वर्क सही ढंग से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो एक बेसिक आंसर है कि भैया अगर बातचीत अच्छे से नहीं होगी, काम अच्छे से नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी। तो अब इनमें से देखो कौन से वाला यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर सबसे फर्स्ट है कि रिड्यूसिंग द ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या बात करने से ये सब चीजें होंगी? नहीं। फिर सेकंड है कि इनहेंसिंग द टीम कोलैबोरेशन एंड प्रोडक्टिविटी। हाँ, ये ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम से करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बताइएगा कि हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव अ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस थस लीडिंग टू अ स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस होता है? फिजिकल स्ट्रेस होता है, इमोशनल होता है, सोशल होता है, फाइनेंशियल होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करते, और जैसे कि हाफ ईयरली आ गए तो हाफ ईयरली के 2 दिन पहले वीडियोस देखेंगे, पेपर देखेंगे और हाई एक्सपेक्टेशन रख लेंगे कि एक ही वीडियो से हम लोग कितना स्कोर कर लेंगे, 95% स्कोर कर ले। इतना स्कोर होता नहीं है, फिर उसके बाद वो डिमोटिवेट हो जाते। तो एक काम रखो, एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको रखनी चाहिए कि भैया मैं पिछले 8-10 दिन से तो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे ना आराम से ना 80% से ऊपर आनी चाहिए। अगर वहीं पर ही सोचोगे कि 95 आएंगे, तो जो 95 के लिए जो मेहनत कर रहे हो उसका क्या होगा? ठीक है, ये अपने आप से हायर एक्सेप्टेशन नहीं रखनी चाहिए, जितना है उतनी। मेरा तो मानना है कि एक्सेप्टेशन ही मत रखो। ये सोचो कि भाई मैंने मेरी तरफ से कर लिया, अब आगे भगवान जी के ऊपर छोड़ दो, जो करना है वो करेंगे। मैं तो यही करता हूँ। मेरे को नहीं पता कि भाई क्या वीडियोस चलेंगी क्या नहीं चलेंगी, मैं तो जो भी बनाता हूँ मेरे मन में आती है बोलता हूँ आपके सामने, और वो सारी वीडियोस पोस्ट कर देता हूँ। आगे जो होता है देखी जाएगी, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, तो उसको लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना। सो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास में वो आने वाला है यहाँ पर इमोशनल, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो इसके लिए बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट हो गया। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर बोलना मत कि भैया हमने पढ़ा नहीं था। आप नीचे कमेंट्स चेक करना कि भैया ये ही क्वेश्चन आए थे लेकिन हम पढ़ के नहीं गए। तो ये गलतियां नहीं करनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो ये आता है कि जो नोटिसेस दैट द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज लोअर इन द डिफरेंट सप्लायर लोकेशन कंपेयर टू द करंट सप्लायर, एंड ही डिसाइडेड टू स्विच द न्यू सप्लायर टू सेव मनी, एंड विच फंक्शन डज द एंटरप्रेन्योर इज डूइंग। कि
देखिए यहाँ पर ये जो एंटरप्रेन्योर है ये क्या है, जॉन, ठीक है। अब जॉन ने क्या किया कि जॉन को है ना एक कोई और डिफरेंट सप्लायर मिला दूसरी लोकेशन के ऊपर, वो क्या दे रहा था उसे यहाँ पर सस्ता रॉ मटेरियल दे रहा था। तो ये कौन सी होती है जिसके अंदर कि आप एक डिसीजन नया बना रहे हो कि यार मुझे इससे नहीं लेना इससे लेना है, तो क्या हो गया ये एक मेक डिसीजन वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो इसके बाद में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इमेजिन यू आर वर्किंग ऑन अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट फॉर योर स्टडी, जैसे कि आप लोग अभी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो एंड यू हैव अ टाइट डेडलाइन, और आपको बस पता है कि आज या तो मैं पढ़ लूँ, आज रात का टाइम है और कल मेरा पेपर है, एकदम से टाइट डेडलाइन है। और फिर उसके बाद में नो वन इज अराउंड टू cheer, और कोई भी तुम्हारे पास में से नहीं है जो कि तुम्हें cheer अप करे, जैसे कि मैं तो हूं यहां पर कि तुम कर सकते हो, लेकिन आसपास में कोई भी नहीं है, तो आप क्या करोगे। बट यू नीड टू पास थ्रू द प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट द वर्क, पेपर तो देना और अच्छे नंबर भी लाने। तो इसके लिए क्या चीज आपको हेल्प करेगी, सबसे पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, सेल्फ मोटिवेशन या फिर सेल्फ एस्टीम। बताओ क्या आंसर होगा, एक बार इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे लिखेगा फोर्थ का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। ये वाला क्वेश्चन यार गलत नहीं होना चाहिए भाई, ये अच्छी बात नहीं होगी अगर ये गलत हुआ तो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। एक बार आप खुद सोच के देखो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि यार एक जो अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूं, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद में कम्युनिकेशन होता है बात करने का, क्या इसमें कोई बात करने की बात है, नहीं। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ मोटिवेशन, तो क्या सेल्फ मोटिवेशन की बात रहेगी, हाँ ये इसमें सेल्फ मोटिवेशन इसका करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि आपको मोटिवेशन चाहिए कि भाई वो मुझे कंप्लीट करना है टाइम से पहले, तो इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एडॉप्टेड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यहां पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका आएगा यूनाइटेड स्टेट, ये आपको याद ही रखना है। इसके अलावा जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये हेल्थ का काम करती है, और बाकी के ये सब याद रखने वाली चीजें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट शुड यू इंश्योर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, की जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, वो आपको कॉल पर भी बोलते हैं कि कृपया करके अपने कार्ड नंबर या फिर अपनी कार्ड डिटेल्स किसी के भी साथ शेयर ना करें, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा कि भैया गिविंग द क्रेडिट कार्ड और बैंक डिटेल्स ओनली टू अ सेफ वेबसाइट। आई वुड से कि इनको भी मत दो आप, क्योंकि हैकर्स क्या होता है कि इनके जैसे फेक वेबसाइट बना लेते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली में केस आया था कि अमेजॉन जो है कितना बड़ा ब्रांड है, हर कोई उससे शॉपिंग करता है, तो उन्होंने क्या करा कि जैसे कि amazon.in है ना, इसको चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया amazon.xyz, ठीक है। ये डोमेन उन्होंने परचेस कर लिया और एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी और उसमें उन्होंने लोगों के साथ में स्कैम कर दिया। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो इसलिए आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि आप अपनी कोई भी चीज़ें या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारे पास में वो आता है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 6 में से। ऊपर पढ़ लेना कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एमसीक्यू टाइप में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपकी यहाँ पर स्क्रीन पे। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज द स्टाइल इन द लाइबर ऑफिस राइटर, की जो लाइबर ऑफिस राइटर होता है कौन सी स्टाइल होती है इसमें। सबसे पहले तो बात ये याद रखो कि लाइबर ऑफिस राइटर की जब भी बात करी जाती है तो पता होना चाहिए कि जो लाइबर ऑफिस राइटर होता है इसके अंदर टोटल इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरीके की आप लोग स्टाइलिंग यूज करोगे, किस तरीके के आप फॉर्मेट यूज करोगे, किस तरीके का फॉन्ट यूज करोगे, वो सब चीजें इसके अंदर स्टोर्ड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास में वो रहने वाला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पर हमारे पास में इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, कि आपको सेल रेफरेंसिंग के लिए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा। तो मतलब कि आपको बताना है कि ये वाला सेल है, तो इसके लिए सबसे पहले दिया गया है C5 $C5S5, तो इसका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। अब देखो इसके अंदर दिया हुआ है $C और ये यहां पर 5 दिया हुआ है। अब देखो यहां पे चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये जो 5 है ये क्या है, ये है इसका कॉलम, कि कौन से कॉलम के अंदर वो है, और 5 क्या है, ये है इसका रो नंबर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस चीज़ को कैसे डिनोट किया जा सकता है। एग्जाम के अंदर ये ना करके सीधा ये पूछा जाएगा कि भैया कौन सी वो है जिसके अंदर की कॉलम हो गया, रो हो गया, या फिर आपको वो दे करके ये ऑप्शन दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि विच
ऑफ द फॉलोइंग टैब इज डिफॉल्ट एक्टिव व्हेन टेबल ऑफ कंटेंट एंड एंट्रीज बायोग्राफीज डायलॉग बॉक्स इज ओपन। तो अब आप एक बात बताओ, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, तो यहाँ पर एक क्या ब्लिंक हो रहा है? आपने देखा कि यहाँ पर एक लाइन ब्लिंक हो रही थी, तो ये लाइन ब्लिंक होने का मतलब क्या है? यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप यहाँ पर एंट्रीज इसमें करो, मतलब आप यहाँ पर इसमें टाइप कीजिए। ये जो बार बार ब्लिंक होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपको इसके अंदर टाइप करना है, फिर चाहे से वो आप टेबल ऑफ कंटेंट हो या फिर इंडेक्स हो, जिसके लिए भी आप एडिट कर रहे हो, तो वहां पर क्या ब्लिंक करता है? वो करता है टाइप। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन, वो आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रैक चेंजेस फीचर ऑफ अ राइटर, कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि हम लोग राइटर के ट्रैक कर सकते हैं। तो देखो कौन से ट्रू है, मतलब ध्यान रखना कि ट्रू और फॉल्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर। तो सबसे पहला कहा गया है कि यू कैन नॉट रिकॉर्ड अ चेंज मेड इन अ डॉक्यूमेंट। ये एकदम से गलत बात है। हम लोग आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि किसने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चेंज किया था, कब चेंज किया था, डेट के साथ में। ये एकदम से गलत हो गया, हमें सही ढूंढना है। फिर उसके बाद में आता है कि अ कमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑथर ओनली बी डिलीटेड। ये नहीं हो सकता कि जैसे कि आप लोग अगर मेरी वीडियो पर कमेंट करते हो, तो अगर मैं उसे डिलीट कर दूं तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपने कमेंट किया था क्या। इस तरीके से होता है कि वो कमेंट जो है वो ट्रैक नहीं किया जा सकता कि किसने किया था, कैसे किया। जैसे कि मेरा एडिटर उसे डिलीट कर दे या मेरा मैनेजर उसे डिलीट कर दे, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मेरे को पता भी नहीं लगेगा कि आपने कमेंट किया था। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में, इसका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि इमेजिन यू आर अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड आपको क्या करना है कि क्वार्टरली सेल्स को एनालाइज करना है। बहुत सारी आपको सेल्स दी गई और बोला गया है कि आप एक फाइनल डेटा बताइए, तो आप इसके लिए क्या यूज में लेंगे। तो इसके लिए आप एक बात ध्यान में रखो कि जब कभी भी आपको बोला जाए कि आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हो जिसके पास में काफी सारा डेटा बहुत सारा आ रखा है, तो इस केस के अंदर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब कभी बहुत सारे डेटा की बात करी जाती है, तो यहां पर हम कंसोलिडेट फंक्शन को यूज में लेते हैं, जिससे कि हम काफी सारे डेटा को एक साथ कंपाइल करके उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफिकल्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा जिसके अंदर की कंसोलिडेट फंक्शन की बात करी जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाय यूजिंग द कंसोलिडेट फंक्शन टू कंबाइन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द रीजनल शीट इनटू अ समरी शीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से करेक्ट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आएगा कि सोर लोअर बैक इज कॉज्ड ड्यू टू, कि आपकी जो कमर होती है ना, कमर में दर्द क्यों होता है जब आप टेबल के ऊपर बहुत देर तक बैठे रहते हो। तो ये सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर जैसे कि कमर में यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमें एक लंबर सपोर्ट चाहिए होता है। अगर लंबर सपोर्ट नहीं होता तो इसकी वजह से दर्द होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ये आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ भी चीज नहीं सुनना चाहूंगा। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है कि आपको बोला गया कि एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट इन कैलेक। तो देखो अब आपको यहां पर मैं अलग अलग सभी एक्सटेंशन का मतलब बता देता हूं कि किसका क्या है। तो सबसे पहले बोला गया है ODB। तो यहां पर OD का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट और B का मतलब है यहां पर ये किसकी फाइल है? ये ओपन ऑफिस की फाइल है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। ODB का मतलब होता है ओपन ऑफिस फाइल। फिर उसके बाद में आता है ODT। ODT का मतलब यहां पर होता है हमारे पास में ओपन डॉक्यूमेंट। मैं इसको लिख देता हूं ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये क्या होती है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास में यहाँ पर ODG। तो यहाँ पर ये जो ODG है ये किसके लिए यूज में होता है? ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफिक फाइल। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट ग्राफिक फाइल के लिए। और जो लास्ट में बोला गया है ODS। ODS किसके लिए यूज में होता है? स्प्रेडशीट के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा और इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। और आपको अगर पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना। पेपर में आप लोगों को पेपर यहाँ पर पर्सनली इसका जो लिंक है वो आपको कमेंट कर दूंगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। इतनी देर में आप लोग कोई अपना काम कर सकते हो, पानी वगैरह पी सकते हो, थक गए होंगे है ना, तो पानी पी लो। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। भैया मैं कई बार ऐसे डायलॉग मार देता हूं कि मुझे खुद को ही हंसी आ जाती है। तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू ओपन ए टेम्पलेट मतलब डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट रहेगा? यार सिंपल सी बात है, जब कभी भी ये जो क्वेश्चन है ये इससे ना आकर के ये भी आ सकता है कि क्रोम के अंदर आप क्या यूज में लोगे जिससे कि न्यू विंडो ओपन हो जाए या फिर न्यू वो ओपन हो जाए। तो आप इसके लिए बोलोगे Ctrl+Shift+N। ये किस किस के लिए यूजफुल है? एक तो ये यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए और
क्रोम में भी ये न्यू विंडो ओपन करने के लिए, ठीक है, ये क्या है, न्यू विंडो के लिए। और वहीं पर अगर आपको बोल दे कि आपको न्यू टैब ओपन करनी है तो वहां पर क्या होगा, कंट्रोल प्लस, नहीं, यहां पर क्या होगा, कंट्रोल प्लस टी में आप वहां पर नई टैब ओपन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर अ ग्राफिक विच इज क्रिएटेड व्हाइल पोजिशनिंग एन इमेज। फिर उसके बाद में बोला गया कि पॉइंट कुड बी अ पेज और अ फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट इज आइदर अ पैराग्राफ और इवन अ कैरेक्टर इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो अब आप इसमें बताइए कि क्या चीज होगी। तो जब कभी भी बात करी जाती है रेफरेंस पॉइंट की, तो रेफरेंस पॉइंट जब भी हम मान करके कोई भी चीज को अगर करेक्ट करते हैं तो वहां पर हम लोग यूज में लेते हैं एंकर पॉइंट को। तो इस जो प्रोसेस होती है जहां पर कि हम किसी चीज को रेफरेंस मान के उसे सही करते हैं तो वो चीज होती है यहां पर एंकरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम से करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड मैक्रोनेम। मैक्रोनेम कौन सा इनवैलिड है। जब कभी भी बात करी जाती है इनवैलिड की तो आपको एग्जामिनर 4-5 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा इनवैलिड है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला जो होता है ये होता है एंड वाला साइन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एम्पर स्टैंड, ठीक है, एम्पर स्टैंड बोलते हैं हम इसे। फिर उसके बाद में एक होता है एस्ट्रिक, ठीक है, फिर उसके बाद में एक होता है स्लैश। तो अगर ये तीन कहीं पे भी आते हैं, बोलता है कि नेम के अंदर ये चीजें अलाउड नहीं होती, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि एम्स्टरडैम, एस्ट्रिक और स्लैश। तो आप देखेंगे किसी ऑप्शन में यहां पर एस्ट्रिक है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब इसके बाद में इसी तरीके से हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में आते हैं हमारे पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनको बस एक बार ध्यान से सुन लो, आप इनको फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख देना, ज्यादा इनमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेशन क्यों सीखना चाहिए। तो ये एक सबसे पहला रीजन ये है कि हमें ना आपस में बात कर पाए। अब बात क्या होती है, बेसिकली मैं कुछ बोलता हूं तो वहां पर मेरा कुछ ओपिनियन होता है, मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं, उसी तरीके से आप भी कुछ बोलते हो, वो एक डेटा होता है। एक तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेज में तो हम लोग डेटा ही ट्रांसफर कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं ये डेटा है, मैं सेंड कर रहा हूं, आप इसे रिसीव कर रहे हो, तो ये होता है। अब अगर हम लोग इसे कंप्यूटर लैंग्वेज में देखें तो ये होता है कि सेंडिंग, रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज और द इंफॉर्मेशन, की आप भेज भी सकते हो, सुन भी सकते हो, मतलब कि सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, कोई भी मैसेज हो गया। फिर इसके बाद में जो इसका सेकंड पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ एन द इंटरपर्सनल स्किल्स, की आप आसानी से इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, जिससे कि आप आसानी से किसी से कम्युनिकेट कर पाओगे, अपने बातों को रख पाओगे। और ये यहाँ पर इंटरपर्सनल है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि टू एक्सप्रेस द इफेक्टिवली विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि आप है ना आसानी से अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाओ इफेक्टिवली। अब इसके बाद में आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। वो ये है कि व्हाई डू वी से दैट द एंटरप्रेन्योर शुड बी ए ओपन माइंडेड, कि एक एंटरप्रेन्योर को ओपन माइंडेड क्यों होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप ध्यान से देखना, आपके आसपास में जो भी सक्सेसफुल लोग होंगे वो है ना सभी से रेस्पेक्टफुली बात करेंगे और उनकी बात को गौर से सुनेंगे, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि कहीं ये आदमी ऐसी बात ना बता दे जो कि हमें ना पता हो। तो इसीलिए ना ध्यान से उन लोगों के साथ में रहना सीखो जो कि ऐसे, जिनका ओपन माइंडेड होता है, वो नए नए सॉल्यूशंस के लिए आपकी बात सुनेंगे पूरी पूरी। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो स्टूडेंट्स की हर एक बात को सुनते थे, और आजकल के टीचर कुछ ही नहीं सुनते, अरे मैं सही हूँ, अरे कहाँ हो सही, ठीक है, अरे छोड़ो अब इन सब बातों को। तो अब हम लोग बोलेंगे इसका आंसर क्या रहेगा, आंसर के ऊपर फोकस करो, इन सब बातों के ऊपर नहीं। ये है कि द स्मार्टेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल्स वेलकम्स द न्यू आइडिया एंड डाइवर्स द प्रोस्पेक्टिव, अलाउिंग देम टू सी द मोर अपॉर्चुनिटीज अहेड ऑफ देम एंड द बेटर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, कि उनका ऐसे करने से क्या होता है, उनको अच्छे सॉल्यूशंस मिल पाते हैं, उनको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आ पाती है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे कहा गया कि हाउ इज द सेल्फ रेगुलेशन कनेक्टेड टू द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि आप ये बताओ कि सेल्फ रेगुलेशन जो है वो कैसे कनेक्ट रहता है कि आप आसानी से इंडिपेंडेंटली उसे वर्क कर पाओ। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ये हैं 2 मार्क के, और इनमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है।
तो अब हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, इसका आंसर जो रहेगा हमारे पास में वो ये रहेगा कि द एबिलिटी ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी इनहेंस्ड बाय बीइंग सेल्फ रेगुलेटेड। अगर आपको जैसे कि खुद के ऊपर, जैसे कि मान लो कि आपको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, आपको किसी की भी नहीं सुननी, तो आपको सबसे पहले तो एक तो डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ेगा, सेल्फ रेगुलेटेड रहना पड़ेगा, आपको खुद के नियम कायदे बनाने होंगे कि इतने बजे उठना है, इतने बजे काम करना है, आपके ऊपर कोई भी बॉस नहीं है, तो आपको खुद का बॉस बनना पड़ेगा। फिर इसके बाद में आता है कि सेल्फ रेगुलेशन गाइड्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स एज इट हेल्प देम टू कंसिडर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज रेदर देन जस्ट ट्रांजिएंट फीलिंग। कि भैया यहाँ पर जो सेल्फ रेगुलेशन है वो क्या होता है कि जो भी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हेल्प करता है कि उनका जो लॉन्ग टर्म विजन है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो उनको आसानी से मिल पाए उस फीलिंग के साथ में। और फिर इसके बाद में आता है कि इट लीड्स टू द रिस्पॉन्सिबल एंड अ वैल्यू ड्रिवन बिहेवियर। कि ये क्या करता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आप एक, जैसे कि मान लो कि आप एक इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हो तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सेल्फ रेगुलेशन से कि आप रिस्पॉन्सिबली काम करते हो, आपके पास में वैल्यू और आपका जो बिहेवियर है वो वैल्यू ड्राइव्ड हो जाता है कि आप किसी से अगर कोई भी काम करवा रहे हो तो आप उसके बदले में उसे उसकी वैल्यू देना पसंद करोगे। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट टीचेस द सेल्फ कंट्रोल एंड वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स टू रीच द गोल। और इसी के साथ में आपको ये भी सिखाता है कि किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल करना है, किस तरीके से वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स लगाना है जिससे कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया है कि हाउ वी कैन प्रिवेंट कंप्यूटर अगेंस्ट द अटैक बाय द वायरस। अब आप वायरस से कैसे बचा सकते हो, तो आप इसके अंदर सबसे फर्स्ट लाइन ये लिखेंगे। आपको अगर आंसर को बड़ा दिखाना है तो ये हर एक के अंदर आप लिख सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट द कंप्यूटर अगेंस्ट द वायरस अटैक बाय द वेरियस प्रोसीजर्स या फिर बाय द वेरियस पॉइंट्स। ठीक है, ये आप लिखोगे तो ये एक लाइन एडिशनल हो गई है जिससे कि आपका आंसर अच्छा दिखेगा। और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन ही तो लिखा है हमने। और इसके क्या क्या रहेंगे, सबसे पहला तो रहेगा कि बाय इंस्टॉलिंग द प्रॉपर एंटीवायरस, इनेबलिंग द फायरवॉल, स्कैन द एक्सटर्नल डिवाइसेस बिफोर यूजिंग ऑन द अदर कंप्यूटर। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि बाय अवॉइडिंग द ईमेल्स दैट आर सस्पिशियस और नॉट नॉन टू अस। ऐसी ईमेल्स को नहीं खोलना चाहिए क्योंकि ऐसी ईमेल्स क्या होती हैं, फिशिंग के थ्रू आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है, वायरस उसमें आ सकता है और आपको टोटली एक तरीके से अटैक किया जा सकता है आपके कंप्यूटर पे। फिर लास्ट के अंदर आता है कि शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल डाउनलोडिंग द फाइल्स और एनी अदर प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी आप है ना, एक बात हमेशा याद रखना कि इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। अगर आपको कोई भी चीज़ फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका उसके साथ में कोई ना कोई रिलेशन। अगर आपको मान लीजिए कि कोई गेम है जो कि पेड है और वो आपको फ्री में मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी है ना उसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। आपके जो डेटा है उसको आसानी से उसके थ्रू, उस ऐप के थ्रू चुरा लिया जाएगा और वो रहेगा कि आप लोग उस कंपनी को ना दे करके अपना डेटा उसको दोगे, उसको पैसे नहीं देने के बजाय वो आपका डेटा लेकर के चला जाएगा। तो ये बात हमेशा अपने जीवन के अंदर याद रखना कि कुछ भी फ्री नहीं होता। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि ग्रीन इकोनॉमी प्रमोट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि भैया ग्रीन इकोनॉमी है वो कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि the focus of the green growth strategy is ensuring that the natural assets can deliver the full economic potential on a sustainable basis। कि भैया बेसिकली जो हमारे ये जो क्या बोल रहे हैं हम लोग ग्रीन इकोनॉमी, इसके थ्रू क्या है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना है, ऐसी चीज़ों को करना है जिससे कि हमें ना पूरा पूरा पोटेंशियल ले पाए सस्टेनेबल चीज़ों का। जैसे कि आप मानो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारी सोलर एनर्जी है ना, सोलर हमारे पास में इतनी तगड़ी एनर्जी है कि अगर सभी के घर पे सोलर लग जाए तो एक पैसा भी तो बिल का नहीं आएगा और उसी के साथ में हम लोग हमारे इक्विपमेंट्स को आसानी से यूज कर पाएंगे। अभी हम लोग यूज में लेते हैं, मम्मी बोलती है बंद कर दे उस फैन को, क्यों बार बार ऐसे चला रखा है, बिल आएगा। तो ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम टोटली उसके ऊपर डिपेंड हैं। अगर हम ये टोटली ग्रीन चले जाएंगे तो हमें उसकी चिंता ही नहीं रहेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि दैट पोटेंशियल इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ अ क्रिटिकल लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि क्लीन वाटर हो गया, एयर हो गया, एंड द रेजिलिएंट बायोडाइवर्सिटी नीड्स टू बी सपोर्टेड फूड प्रोडक्शन एंड द ह्यूमन हेल्थ। और उसी के साथ में जैसे कि अगर हम ग्रीन इकोनॉमी में जाएंगे तो इससे क्या होगा, हमें क्लीन एयर मिलेगी, क्लीन वाटर मिलेगा और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी अच्छी रहेगी जिससे कि हमारा जो ह्यूमन जो लाइफ है उसको सपोर्ट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ग्रीन जो इकोनॉमी है वो प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 जिसके अंदर कि हमसे कहा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
एंकरिंग इन अ वर्ड प्रोसेसर। एंकरिंग का मतलब क्या होता है? एंकरिंग की सिंपल सी डेफिनेशन बताने तो हम लोग लिखेंगे कि एंकरिंग रेफर्स टू द रेफरेंस पॉइंट फॉर द ग्राफिक्स एंड दिस पॉइंट कुड बी अ पेज और अ फ्रेम वेयर द ऑब्जेक्ट is paragraph or even a character and image always has been a anchor point। एंकरिंग बेसिकली रेफरेंस पॉइंट को कहा जाता है। अब रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, या फिर जिस तरीके से मैं बोलूँ कि ये डॉट भी हो सकता है, या फिर ये हमारी एक सुंदर सी इमेज भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग इन अ स्प्रेडशीट, कि शॉर्टिंग का क्या मतलब होता है स्प्रेडशीट में। तो हम लोग इसके अंदर बोलेंगे कि शॉर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू द मीनिंगफुल ऑर्डर सो दैट यू कैन एनालाइज इट मोर एफिशिएंटली। कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपने शॉपिंग की होगी तो हम उसमें क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, प्राइस हाई टू लो या फिर लो टू हाई। उससे क्या होता है कि हम लोग आसानी से देख पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि मिक्स्ड हमें चीजें देखते हैं, कुछ चीजें दिख रही हैं 2,000 रुपए की और कुछ वहीं पर ही चीजें दिख रही हैं 20,000 रुपए की, और वहीं पर ही कुछ कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जो कि दिख रहे हैं 200 रुपए की। तो इससे क्या होता है कि हम आसानी से उसको कैटेगराइज नहीं कर पाते, हम अच्छे से नहीं ढूंढ पाते। तो अदरवाइज या तो करें कि हम लो टू हाई करें या फिर उसे हाई टू लो करें, जिससे कि हम उस डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाएं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे कहा गया है कि स्टेट एनी 4 एटिकेट्स टू बी अलाउड व्हाइल चैटिंग ऑन द इंटरनेट। कि आप अपने दोस्त को चैट कर रहे हो तो कौन से ऐसे एटिकेट्स होने चाहिए आपके अंदर जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला जो एटिकेट है वो है हमारा मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। उसके बाद में आता है इसका सेकंड पॉइंट जो कि है हमारे पास में कि ऑलवेज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाय नेम इफ द स्क्रीन नेम डजंट रिफ्लेक्ट इट। बेसिकली ये कहा गया है कि आप अपने रियल आइडेंटिटी के साथ में रहो, फेक आइडेंटिटी इसमें मत बनाओ। और फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12 जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि हाउ इज द गोल सीक डिफरेंट फ्रॉम द सोल्वर इन स्प्रेडशीट। ये ध्यान से सुनो क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं गोल सीक क्या होता है। तो गोल सीक डिटरमाइंस व्हाट द वैल्यू नीड्स टू बी इनपुट इन अ सेल टू अचीव द डिस्क्राइब्ड रिजल्ट इन अ फॉर्मूला सेल एज इट अलाउ वेरिंग द वैल्यू फॉर वन सेल। बेसिकली गोल सीकिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में ये रहता है कि इनपुट हमारे पास में रहता है और हमें डिजायर्ड रिजल्ट का पता होता है। जैसे कि गोल सीक हम लोग कहाँ पर काम में लेते हैं, जैसे कि आपको एक कंपनी आपकी, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़े बिलियन डॉलर की कंपनी के मालिक हैं और जैसे कि आपके Q1 का रिजल्ट आ गया। Q1 का मतलब ये होता है कि 4 महीने का रिजल्ट आ गया कि आपने इसमें 40 करोड़ रुपए कमाए। और फिर उसके बाद में Q2 का रिजल्ट आया कि आपने इसमें 36 करोड़ रुपए कमाए। फिर उसके बाद में Q3 का रिजल्ट आता है कि आपने इसमें 42 करोड़ रुपए कमाए। तो अब आप बताओ कि Q4 के अंदर क्या होगा, कितना कमाओगे। तो बेसिकली ये क्या होता है कि हम लोग प्रीवियस डेटा को यूज करके नेक्स्ट डेटा को प्रेडिक्ट करते हैं और हम इसे आसानी से एक वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। ये मतलब होता है गोल सीकिंग का कि हम पिछले वाले डेटा को यूज में लेकर के इसमें लगाते हैं। और वहीं पर ही जो सॉल्वर होता है, सॉल्वर में क्या होता है, सॉल्वर हमें कहता है कि सॉल्वर कैन बी सॉल्व द इक्वेशन दैट यूजेस द सेवरल वेरिएबल्स सो इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट वैल्यूज नीड्स टू बी एंटर इन द मल्टीपल इनपुट सेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब डिस्क्राइब्ड रिजल्ट लेने के लिए आप मल्टीपल इनपुट सेल ले सकते हो, लेकिन वहीं पर इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप एक सेल ले सकते हो। और फिर इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कि हमसे कहा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब इसमें डिफरेंशिएट क्या करना है, प्राइमरी की मतलब इंडियन वाले लोग, फॉरेन मतलब फॉरेन वाले लोग। ऑस्ट्रेलिया याद है ना, वो होते हैं फॉरेन। अरे नहीं यार, गलत लग रहा है ना, हाँ तो ये गलत ही है। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर हम लोग कहेंगे कि अ प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल। कि भैया प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि एक रो को एक टेबल के अंदर अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो होती है प्राइमरी की। और वहीं पर अगर बात करें वेयर एज द फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और द सेट ऑफ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द टेबल और द सेट ऑफ कॉलम इन एन अनदर टेबल। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी की में हम लोग रो को रेफर करते हैं और वहीं पर जो फॉरेन की है उसके अंदर हम लोग कॉलम को करेंगे या फिर सेट ऑफ कॉलम को करेंगे उस टेबल के, या फिर हम लोग किसी और जो दूसरी रेफरेंस टेबल है उसको भी वहां पर रेफर कर सकते हैं।
और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट इसका याद रखना कि अ टेबल कैन हैव ओनली प्राइमरी की बट अ टेबल कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की। प्राइमरी की एक ही रहेगी और जो फॉरेन की हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं। इसमें आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, गिव एनी 4 पॉइंट्स कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के क्या फ़ायदे। तो सबसे पहला है कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए। क्या क्या होता है मतलब कि बेसिकली हाँ कि कैसे आप कर सकते हो हेल्दी लाइफ को, तो अच्छी आपकी खाने की हैबिट्स होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, साउंड स्लीप आपकी होनी चाहिए। ये 5 पॉइंट, अरे 4 ही पॉइंट है, इनको याद रख लो। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 17, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म दैट इज टेबल ऑफ कंटेंट एंड लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेबल ऑफ कंटेंट इन अ वर्ड प्रोसेसर। आई थिंक कि ये जो क्वेश्चन है ये है 3 मार्क का, और बाकी के अभी तक के जो क्वेश्चन थे वो थे 2 मार्क के, और बाकी के आप पेपर में देख ही लेना, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि द टेबल ऑफ कंटेंट is a snapshot of the heading and the page number in your document and doesn't automatically update itself as you make changes. It act as a map for the users. Basically यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, आपके जैसे कि इंडेक्स होती है ना वैसे ही होता है। अगर आप कोई भी जैसे कि मान लीजिए कि आप पीपीटी बना रहे हो तो क्या होता है कि इसके अंदर आपका पूरा ये रहता है कि क्या क्या चीज़ें हैं किस तरीके से, जैसे कि सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, फिर सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक, उसके फिर सब टॉपिक, फिर उसके बाद में टॉपिक, इस तरीके का यहाँ पे ये रहता है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अब गुड टेबल ऑफ कंटेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ रहेंगी, उसकी क्वालिटी ये रहेगी कि इट शुड बी ईजी टू रीड, आसानी से पढ़ने में आना चाहिए। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और उसका ऑर्गेनाइज अच्छे से होना चाहिए, उसका फॉर्मेट प्रॉपरली होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आता है कि इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और फिर इसके बाद में इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड द कॉपीराइट पेज, और इसको जैसे कि किसके बाद में देना चाहिए वो आप याद रख लेना, टाइटल और कॉपीराइट पेज के बाद में टेबल ऑफ कंटेंट आता है। अब इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 18। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 इस तरीके से है कि एक्सप्लेन द टर्म सिनेरियो इन रिलेशन टू द स्प्रेडशीट विद एग्जांपल, कि आपको स्प्रेडशीट के मतलब कि स्प्रेडशीट में हम लोग सिनेरियो क्या बोलते हैं वो बताना। तो मैं आपको अगर मोटी मोटी भाषा के अंदर समझाऊं तो सिनेरियो क्या होता है, बेसिकली एक व्हाट इफ वाला क्वेश्चन होता है। मतलब क्या हुआ भैया, मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये है तो क्या होगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? और एक एग्जांपल अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि आप है ना एक बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करने के लिए जाते हो। आज आप जाते हो, आप बोलते हो कि भाई साहब मेरे पास में 20 लाख रुपए हैं, मेरे को अगर आप लोग, वो बोलते हैं कि सर हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे और आपको 10 साल बाद में इतना पैसा होकर के मिल जाएगा। तो आप क्या करते हो, वहीं पर एक क्रॉस क्वेश्चन करती हो कि अगर 7% ना हो करके मान लीजिए कि किसी ईयर अगर मेरा 6% हो जाता है, अगर मान लो कि आप डिक्रीज कर दो 6% तो क्या होगा, या अगर आप इंक्रीज कर दो तो क्या होगा। ऐसी जो सिचुएशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेरियो। समझ गए? अब हम लोग एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है। इसकी डेफिनेशन ये है कि सिनेरियो आर द टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस, की एक ऐसा टूल होता है जिससे कि हम लोग व्हाट इफ क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। एंड ईच सिनेरियो इज अ नेम और कैन बी एडिटेड और फॉर्मेट सेपरेटली, कि हर एक सिनेरियो जो होता है उसका नाम होता है और उसको आसानी से एडिट किया जा सकता है, फॉर्मेट किया जा सकता है सेपरेटली। और फिर इसके बाद में आता है कि व्हेन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड, कि भैया जैसे कि मान लो कि हमारे पास में 2 सिनेरियो कि सर या तो आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा या फिर 8% मिलेगा, लेकिन जब वो प्रिंट होगी तो उनमें से बस एक ही यहाँ पर हमारे पास में प्रिंट होगा। और फिर उसी के साथ में जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि अ सिनेरियो इज एसेंशियल अ सेव्ड सेट ऑफ अ सेल वैल्यू फॉर योर कैलकुलेशन। बेसिकली एक वैल्यू सेव रहती है कि 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, 8% मिलेगा, बस एक वैल्यू यहाँ पर इसमें सेव रहती है। अब एग्जाम्पल इसी का यही दिया हुआ है तो आप इसे पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि 19th क्वेश्चन, जिसमें कि आपसे कहा गया है कि आप एक्सप्लेन करो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, कि किस तरीके के ऑनलाइन अटैक होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है 4 मार्क का, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो भी था हमारे पास में 4 मार्क का।
अब इसमें जो हमारे पास में क्या क्या तरीके हैं, सबसे पहला जो तरीका है वो है फिशिंग का। अब फिशिंग क्या होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको एक मेल आएगी जो कि एकदम से ब्लैंक होगी या फिर उसमें कुछ भी लिखा होगा। ऐसा कहा जाएगा कि आप लोग जीत चुके हैं 20 लाख की लॉटरी, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें। मेरे पास में दिन में ऐसी 20 मेल आती रहती है जिनके अंदर लिखा रहता है कि आप जीत गए हैं 10 लाख की लॉटरी, इसके ऊपर क्लिक करें। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मेलवेयर का। अब मेलवेयर के अंदर क्या होता है कि मेलवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर सच एज स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वायरसेस एंड अ वॉर्म। और बेसिकली क्या होता है कि मेलवेयर कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि कोई ने आपको पेन ड्राइव दे दी, आपको नीचे गिरी हुई पेन ड्राइव मिल गई, या फिर आपको कोई सीडी मिल गया, फिर आपने कोई फाइल डाउनलोड कर ली, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि क्या करेगा, आपके ना जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर ना रैंडमली चीज़ें होने लग जाएंगी, आपका डेटा ब्रीच कर जाएगा, आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होने लग जाती हैं और आपका डेटा फ्रीज हो सकता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है साइबर अटैक तरीके का, वो होता है ईमेल स्पूफिंग। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली डेटा ऐसा लगता है कि वो रियली में ओरिजिनेटेड होता है लेकिन वो वहां से आता ही नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं ईमेल स्पूफिंग। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर कि हमें कहा गया कि एक्सप्लेन द टर्म रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन अ डेटाबेस। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कि है हमारे पास में, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू maintain the accuracy and the consistency of a data in a relationship or in a base. Data can be linked between two or more tables with the help of the primary key or the foreign key constants. Basically इसका कहने का मतलब ये है कि यह आपकी accuracy को और आपकी consistency को डेटा के अंदर जो रिलेशनशिप है उसके साथ में मेंटेन रखता है, कि प्राइमरी को सेकेंडरी के साथ, मतलब प्राइमरी और फॉरेन की का कंस्ट्रेंट को आसानी से उनके बीच में रिलेशन कर देता है, जिससे कि आप डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाओ और आसानी से उसे एडिट कर पाओ। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि क्या क्या इसके मतलब क्यों यह इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये है कि इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अ डुप्लीकेट डेटा, इससे डुप्लीकेट डेटा को एंटर नहीं कर सकते। सेकंड आता है कि इट प्रिवेंट्स द वन टेबल फ्रॉम पॉइंटिंग टू द नॉन एग्जिस्टिंग फील्ड इन अनदर टेबल। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक टेबल से दूसरी टेबल की तरफ जो कि है ही नहीं उसको रोकता है। और फिर इसके बाद में आता है इसका थर्ड पॉइंट जो कि है कि इट प्रिवेंट्स द कंसिस्टेंसी बिटवीन द पार्टनर टेबल, जो भी पार्टनर टेबल है उनके बीच में कंसिस्टेंसी को ये रोकता है। और उसी के साथ में इट प्रिवेंट्स द डिलीटेशन ऑफ अ रिकॉर्ड दैट कंटेन अ वैल्यू रेफर्ड बाय द फॉरेन की इन अनदर टेबल। जैसे कि मान लो कि आपने किसी और टेबल के अंदर उसको रेफर किया और गलती से वो डिलीट ना हो जाए, उसका भी ध्यान यहाँ पर यही रखता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।